मैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, अपने एमए सेकेंड सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके अप्लाइड साइकोलॉजिकल असेसमेंट पेपर की लास्ट यूनिट के एक अहम टॉपिक क्रॉस कल्चरल एडाप्टेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। सोशल साइंसेस, खास तौर से साइकोलॉजी में क्रॉस कल्चरल स्टडीज में बढ़ती हुई रुचि के कारण एडॉप्टेड एंड वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स की मांग बढ़ी है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की मांग बढ़ी है जो किसी दूसरे कल्चर में मूल रूप से डेवलप किए गए हों और नए कल्चर में संस्कृति के अनुरूप उसको ढाला गया हो, उसका एडाप्टेशन किया गया हो, वो कल्चर फिट टेस्ट हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस टेस्ट का नई संस्कृति में एडाप्टेशन हो। आज हम एडाप्टेशन के डिफरेंट प्रोसेस से गुजरेंगे, उसको समझेंगे। साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का एडाप्टेशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसमें इंटेंडेड पॉपुलेशन के लिए कंटेंट मेंटेनेंस, साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज एवं जनरल वैलिडिटी के संबंध में केयरफुल प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस के दौरान किसी को भी इंस्ट्रूमेंट के नए वर्जन के आइटम्स के अर्थगत समतुल्यन यानी सिमेंटिक इक्विवेलेंस और एडिकेट साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज के एविडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। यह मंतव्य इंटरनेशनल टेस्ट कमीशन ने 2010 में दिया था। उन्होंने एक महत्वपूर्ण इशू की तरफ भी इशारा किया था। किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एडाप्टेशन कल्चरल फिट हो, संस्कृति के अनुरूप हो, जिसका विभिन्न कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में यूज हो सके। सन 1992 के बाद से इंटरनेशनल टेस्ट कमीशन साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस कल्चरल ट्रांसलेशन और एडाप्टेशन के लिए दिशा निर्देश निर्मित करता रहा और उसके लिए एक गाइडलाइन सुझाई है किसी भी टेस्ट के एडाप्टेशन के लिए। दो टर्म का इस एरिया में इस्तेमाल बहुतायत होता है, एडाप्टेशन एंड ट्रांसलेशन। एडाप्टेशन टर्म का यूज प्रायः होता रहा है क्योंकि एडाप्टेशन अनुवाद मात्र नहीं है किसी टेक्स्ट का, किसी टेस्ट का ट्रांसलेशन ही नहीं है, बल्कि इसमें उन सभी प्रक्रियाओं का समावेश है जो किसी इंस्ट्रूमेंट को संस्कृति के अनुरूप बनाता है। ट्रांसलेशन एडाप्टेशन प्रोसेस का एक फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। जब किसी इंस्ट्रूमेंट को एडाप्ट करते हैं तो ट्रांसलेशन करते वक्त इसके कल्चरल, इडियोमैटिक, लिंग्विस्टिक और कॉन्टेक्चुअल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हैं। एक बार जब इंस्ट्रूमेंट का एडाप्टेशन हो जाता है तो डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हुए व्यक्तियों का तुलनात्मक अध्ययन या कंपैरेटिव स्टडी किया जा सकता है। किसी साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के क्रॉस कल्चरल एडाप्टेशन के कुछ
स्टेप्स की चर्चा की गई है, उन स्टेप्स को समझे बगैर, उन स्टेप्स से गुजरे बगैर किसी भी साइकोलॉजिकल टेस्ट या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एडाप्टेशन संभव नहीं है। पहला स्टेप है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसलेशन इन न्यू लैंग्वेज, या इंस्ट्रूमेंट ट्रांसलेशन फ्रॉम द सोर्स लैंग्वेज इनटू द टारगेट लैंग्वेज। सेकेंड, सिंथेसिस ऑफ द ट्रांसलेटेड वर्जन, ट्रांसलेटेड वर्जन का संश्लेषण। तीसरा है ये सिंथेसिस इवैल्यूएशन बाय एक्सपर्ट जजेस। फोर्थ है इंस्ट्रूमेंट इवैल्यूएशन बाय द टारगेट पॉपुलेशन, एंड फिफ्थ है बैक ट्रांसलेशन, और सिक्स्थ है ए पायलट स्टडी। सेवेंथ एंड लास्ट, एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिडेटिंग द एडॉप्टेड इंस्ट्रूमेंट। ये इसके स्टेप्स हैं जिस पर मैं एक एक कर चर्चा करूंगा। पहला स्टेप मैं लेता हूं, एडाप्टेशन का पहला स्टेप है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसलेशन इनटू न्यू लैंग्वेज। जब किसी भी टेस्ट का एडाप्टेशन हम करने चलते हैं, ओरिजिनल स्केल जिस भी संस्कृति में बनी हुई होती है, उसके अपनी संस्कृति के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया में पहले उस स्केल का जो सोर्स लैंग्वेज में दी गई है उसका टारगेट लैंग्वेज, यानी जिस संस्कृति में उस टेस्ट को बनाना है, जिस संस्कृति के अनुरूप उसको ढालना है, उसकी भाषा में उसका अनुवाद होता है। तो यहां सोर्स लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें मूल रूप से उस परीक्षण की रचना या निर्माण हुआ है। टारगेट लैंग्वेज वह लैंग्वेज है जिस दूसरी संस्कृति में जिसमें हम टेस्ट के एडाप्टेशन का इरादा रखते हैं। फाइनल वर्जन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ओरिजिनल वर्जन के अनुरूप होना चाहिए, इस बात का ट्रांसलेशन करते वक्त ध्यान होना चाहिए। अप्रोप्रिएट या उपयुक्त अनुवाद, अप्रोप्रिएट ट्रांसलेशन के लिए लिंग्विस्टिक, कल्चरल, कॉन्टेक्चुअल और इंफॉर्मेशन के बैलेंस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए कम से कम 2 ट्रांसलेटर्स यानी बाइलिंगुअल ट्रांसलेटर्स, और वो द्विभाषी हों, सोर्स और टारगेट लैंग्वेज दोनों के बारे में उन्हें जानकारी हो कि प्रेजेंस की सिफारिश की गई है, जिससे लिंग्विस्टिक, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल बायसेस दोनों के समझ के आधार पर रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। जो ट्रांसलेटर है उसकी रुचि की भाषा में पूरी तरह से उसे प्रोफिशिएंट, पारंगत होना चाहिए और प्रत्येक समूह से संबंधित भाषा के साथ वह उसकी संस्कृतियों से भी परिचित हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए बाइलिंगुअल एक्सपर्ट्स के चयन में। ट्रांसलेशन से अपेक्षा की जाती है कि ट्रांसलेशन हमारी संस्कृति में उसका भाव दे सके, और ट्रांसलेटर से अपेक्षा की जाती है कि वह कॉन्स्ट्रक्ट को बखूबी समझता हो। जिस भी विशेषता या गुण का हम मापन कर रहे हैं उसके बारे में उसकी समझ हो, साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स और विषय से वो फेमिलियर हो।
अब दूसरा स्टेप जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, दूसरा स्टेप है सिंथेसिस ऑफ द ट्रांसलेटेड वर्जन, अनुदित रूपांतर का संश्लेषण। रिसर्चर के पास ट्रांसलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है उसका कम से कम 2 वर्जन्स होना चाहिए। समराइजिंग प्रोसेस में रिसर्चर डिफरेंट ट्रांसलेशन को कंपेयर करता है और उनके सिमेंटिक, इडियोमैटिक, कॉन्सेप्चुअल, लिंग्विस्टिक एंड कॉन्टेक्सचुअल अंतर का आकलन करता है। इसमें कंपाइलेशन भी किया जाता है दोनों रूपांतरों का, और कंपाइलेशन के 2 पॉसिबल सोर्स हो सकते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स ट्रांसलेशन, जो उसे जिस पॉपुलेशन पर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी समझ में बाधा पैदा करता हो, उसके लिए बाधक हो, जिनके लिए इंस्ट्रूमेंट को एडॉप्ट किया जा रहा हो। दूसरा है अत्यधिक सरल अनुवाद, ओवरली द सिंपलिस्टिक ट्रांसलेशन। कहने का मतलब इतना सरल हो कि वो आइटम कंटेंट को अंडर एस्टिमेट कर सकता। कहने का मतलब कि जो अति सरल अनुवाद है वह कहीं ऐसा न हो कि जो आइटम में विषय वर्णित हो उसका अंडर एस्टिमेशन करता। जो कमेटी है उसको उन 4 क्षेत्रों में जिसकी हमने चर्चा की थी, ट्रांसलेटेड वर्जन और ओरिजिनल इंस्ट्रूमेंट के बीच कंपैटिबिलिटी को असेस करना चाहिए। वो 4 क्षेत्र हैं: सिमेंटिक इक्विवेलेंस, इडियोमैटिक इक्विवेलेंस, एक्सपीरियंशियल इक्विवेलेंस एंड कॉन्सेप्चुअल इक्विवेलेंस। इसके पहले के वीडियो में मित्रों हमने विधिवत आपको इक्विवेलेंस, उसके प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। अब मैं एडाप्टेशन के तीसरे स्टेप के बारे में बात करने जा रहा हूं, इवैल्यूएशन ऑफ द सिंथेसाइज्ड वर्जन बाय एक्सपर्ट्स। विशेषज्ञों द्वारा जो संश्लेषित संस्करण है उसका मूल्यांकन। एक्सपर्ट्स इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सिंथेसाइज्ड वर्जन के स्ट्रक्चर, लेआउट, इंस्ट्रूमेंट इंस्ट्रक्शन के साथ साथ इसका भी आकलन करेगा कि क्या आइटम्स में एडिकेसी ऑफ एक्सप्रेशन है, अर्थात आइटम्स में अभिव्यक्ति पर्याप्त ढंग से हुई है कि नहीं। इसका एक्सपर्ट्स आकलन करेंगे। इंस्ट्रूमेंट लेआउट के एस्पेक्ट्स को भी एनालाइज किया जाएगा, क्योंकि आइटम्स के लिंग्विस्टिक्स एस्पेक्ट के रूप में बहुत जरूरी है। कंटेंट की क्लैरिटी, फॉन्ट फॉर्मेट, फॉन्ट का साइज, इंस्ट्रक्शंस में इंफॉर्मेशन का अरेंजमेंट के साथ अन्य बातों को भी एनालाइज किया जाता है। चौथा स्टेप है जो 7 स्टेप्स दिए गए थे उसमें 4th स्टेप है इवैल्यूएशन बाय द टारगेट पॉपुलेशन, लक्ष्य जनसंख्या द्वारा मूल्यांकन। टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन कही जाएगी जिस पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर मूल परीक्षण का निर्माण किया गया था, और उसी तरह की पॉपुलेशन के लिए टेस्ट का एडाप्टेशन किया जाना है, इंस्ट्रूमेंट का एडाप्टेशन किया जाना है। प्रोसेस के इस स्टेप में या इस स्टेज में जो प्रमुख उद्देश्य है इस प्रक्रिया के
स्टेज में कि ये सत्यापित करना है क्या इंस्ट्रूमेंट के आइटम्स, रिस्पांस स्केल और इंस्ट्रक्शंस टारगेट पॉपुलेशन के लिए समझने योग्य है कि नहीं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य इस बात की जांच करना है कि क्या इंस्ट्रक्शन क्लियर हैं, जो टर्म्स आइटम के अंदर यूज हुए हैं वो अप्रोप्रिएट हैं कि नहीं है, आइटम में एक्सप्रेस किए गए व्यूज या उन लोगों से मेल खाते हैं जिन ग्रुप्स के लिए इसका उपयोग होना है। इस स्टेप में पार्टिसिपेट करने वाले सब्जेक्ट की भिन्न भिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर सब्जेक्ट्स भिन्न हो सकते हैं जिनके लिए इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करने की चाहत हमारी है। जब किसी दिए गए आइटम का अर्थ क्लियर नहीं हो तो रिस्पोंडेंट को सिनोनिम्स या समानार्थी शब्द प्रोवाइड करने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भी सुझाएगा वो उस ग्रुप के लिए बेस्ट होगा जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट को अडॉप्ट करना है। टारगेट पॉपुलेशन द्वारा इवैल्यूएशन एक या एक से अधिक बार कंडक्ट किया जा सकता है और ये डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट की नीड और कॉम्प्लेक्सिटी पर। अब मैं एडॉप्टेशन के 5th और अहम स्टेप की बात करूंगा जो आपको अलग से बैक ट्रांसलेशन के तौर पर भी पढ़ना है। मैं यहां उसकी चर्चा कर रहा हूं। बैक ट्रांसलेशन यानी उल्टा अनुवाद या पश्च अनुवाद। बैक ट्रांसलेशन का मतलब यह हुआ कि जब हम सोर्स लैंग्वेज में बने किसी इंस्ट्रूमेंट को दूसरी भाषा में, नई संस्कृति की भाषा में जिसमें एडाप्टेशन टेस्ट का करना है, अनुवाद करते हैं और उसको सिंथेसाइज और रिवाइज करने की दृष्टि से फिर से ट्रांसलेशन सोर्स लैंग्वेज में हम करते हैं, इसे हम बैक ट्रांसलेशन कहते हैं। बैक ट्रांसलेशन को एक अतिरिक्त गुणवत्ता नियंत्रण जांच या एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल चेक के रूप में सीरेसी ने सजेस्ट किया है कि इसका एडिशनल क्वालिटी कंट्रोल चेक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका उद्देश्य ये इवैल्यूएशन करना है या असेसमेंट करना है कि ट्रांसलेशन जो हुआ है, जो ट्रांसलेटेड वर्जन है, किस हद तक ओरिजिनल वर्जन के कंटेंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जिस ट्रांसलेटर ने पहला ट्रांसलेशन किया है उसके अलावा कम से कम 2 ट्रांसलेटर्स, जिसकी हमने इसके पहले चर्चा की थी, से अनुवाद कराया जाना चाहिए। बैक ट्रांसलेशन प्रोसेस का यूज उन वर्ड्स के पहचान के लिए किया जाना चाहिए, उस वर्ड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाना चाहिए जो टारगेट लैंग्वेज में स्पष्ट नहीं थे, और इसके साथ ही इस प्रक्रिया का यूज फाइनल वर्जन में जो इनकंसिस्टेंसीज या कॉन्सेप्चुअल एरर्स हैं उनको पहचाना जा सके, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। जब ऑथर इंस्ट्रूमेंट के बैक ट्रांसलेटेड वर्जन तक पहुंच जाता है तो वह बता सकता है कि क्या आइटम्स ओरिजिनल आइटम्स के समान मीनिंग दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, उससे अंदाजा लग जाता है। ऑथर को उस आइटम की मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए कि अर्थ उसके अप्रोप्रिएट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में हो। माने जिस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या सांस्कृतिक संदर्भ में आप टेक्स्ट को यूज करने जा रहे हैं उसी के अनुरूप शब्द का अर्थ होना चाहिए
या ऑथर को इसका पता होना चाहिए, ऑथर को इससे अवेयर होना चाहिए। अब 6th स्टेप, जब ट्रांसलेटेड वर्जन, उसकी सिंथेसिस और बैक ट्रांसलेशन हो गया, तो इसके बाद हम पायलट स्टडी करते हैं। पायलट स्टडी इसका 6ठा स्टेप है, 6th स्टेप है पायलट स्टडी। पायलट स्टडी से तात्पर्य एक स्मॉल सैंपल में इंस्ट्रूमेंट के प्रीवियस एप्लीकेशन से है जो टारगेट पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। एक बार दोबारा जब आइटम्स की मीनिंग और डिफिकल्टी के संबंध में उन आइटम्स की अप्रोप्रिएटनेस का आकलन करने के अलावा प्रोसेस के दौरान टेस्ट को कंडक्ट करने के निर्देश का भी आकलन किया जाना चाहिए कि जो उसे निर्देश दिया जा रहा है वो कैसा है, उचित है, उपयुक्त है कि नहीं है। फर्स्ट पायलट स्टडी जिसकी चर्चा अभी हमने की थी, अभी की है, उसमें सुझाए गए जो मॉडिफिकेशंस है उस पर विचार करने के बाद दूसरी पायलट स्टडी या जितनी बार भी पायलट स्टडी करने की जरूरत पड़े, यह आकलन करने के लिए आवश्यक है क्या इंस्ट्रूमेंट उपयोग के लिए रेडी है। तो किसी भी प्रकार के बायस से बचने के लिए पायलट स्टडी से प्राप्त जो सुझाव है उसके आलोक में चेंजेस किए जाने चाहिए। इसके लिए कमेटी एक्सपर्ट्स की भी मदद ले। यह कार्य केवल फील्ड रिसर्चर द्वारा अकेले कभी भी नहीं किया जाना चाहिए। अमूमन होता क्या है कि फील्ड रिसर्चर स्वयं उसका ट्रांसलेशन कर लेता है, ट्रांसलेशन करके बैक ट्रांसलेशन कर लेता है और सोचता है कि यह टेस्ट उसकी संस्कृति के अनुरूप हो गया, कल्चरल फिट हो गया। ऐसा नहीं है। किसी नई संस्कृति में किसी नए उपकरण की अनुकूलन की प्रक्रिया, एडाप्टेशन का प्रोसेस डिफरेंट चरणों से गुजरता है। कई लोगों ने इसे सुझाया है जिनको स्टेप वाइज अगर हम पालन नहीं करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट एडाप्टेड इंस्ट्रूमेंट या अनुकूलित इंस्ट्रूमेंट नहीं कहा जाएगा। इसलिए स्टेप्स का पालन करना बहुत आवश्यक है। फील्ड टेस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं जिक्र करने जा रहा हूं कि इंस्ट्रूमेंट के पायलट टेस्ट के बाद या पायलट स्टडी के बाद उसका एक लार्ज एंड रिप्रेजेंटेटिव सैंपल पर एडमिनिस्टर करके आइटम एनालिसिस की जाती है और टेस्ट रिलायबिलिटी को असेस करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेते वक्त इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि टारगेट लैंग्वेज वाली पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी एलिमेंट्स उसमें शामिल हो जाएं। मित्रों, अब मैं एस्पेक्ट्स ऑफ वैलिडेटिंग द एडाप्टेड इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करूंगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बगैर इस प्रक्रिया को अपनाए एडाप्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। किसी भी टेस्ट के एडाप्टेशन प्रोसेस का मुख्य उद्देश्य यह देखना होता है कि अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स टेस्ट इक्विवेलेंस है कि नहीं है। एडाप्टेशन प्रोसेस के द्वारा कॉन्सेप्चुअल और इडियोमैटिक इक्विवेलेंस हासिल करना फर्स्ट स्टेप है, जबकि एडाप्टेशन प्रोसेस के अप्रोप्रिएटनेस को इंश्योर करने के लिए क्वालिटेटिव मेथड का यूज किया जाना इसेंशियल है। लेकिन इन मेथड्स के उपयोग से साइकोमेट्रिक प्रॉपर्टीज संबंधी सूचना उस टेस्ट के बारे में नहीं प्राप्त होती है। तो उसके हिसाब से
अकॉर्डिंगली इंस्ट्रूमेंट एडाप्टेशन के स्टेज को पूरा करने के लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस हद तक असेस करने के लिए अवश्य की जानी चाहिए जहां तक इंस्ट्रूमेंट के यूज के लिए वैलिड माना जा सकता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के वैलिडेशन का पहला चरण या फर्स्ट स्टेप उसके फैक्टोरियल स्ट्रक्चर को इवैल्यूएट करना है। जो मनोवैज्ञानिक उपकरण या जो साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनके वैलिडेशन से जुड़ा एक और एस्पेक्ट क्रॉस कल्चरल स्टडीज में उपयोग के लिए इंस्ट्रूमेंट के एडाप्टेशन को अपनाने से संबंधित है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज के सभी रिजल्ट्स केवल ग्रुप्स के बीच, जब हम ग्रुप्स के डिफरेंसेस को डील कर रहे हों या देख रहे हों, तो उनके बीच के रियल डिफरेंसेस या सिमिलरिटीज को दर्शाते हैं, न कि एडाप्टेशन फ्लॉज के प्रोडक्ट होते हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, इस बात को जहन में बैठाना जरूरी है। हालांकि एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस और कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का सामान्यतः यूज हम फैक्टोरियल स्ट्रक्चर को देखने के लिए करते हैं और खास तौर से एडाप्टेड इंस्ट्रूमेंट के कंस्ट्रक्ट वैलिडेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जहां क्रॉस कल्चरल स्टडीज कंडक्ट करना और वेरियस ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन करना हो, तो ऐसे में रिसर्चर्स को विभिन्न समूहों के भीतर मेजर्स कंपैटिबिलिटी या माप की संगतता का एक साथ आकलन करना चाहिए। उन कंपैरेटिव एनालिसिस के माध्यम से रिसर्चर ये इंश्योर करता है कि मेजरमेंट सिमिलरिटी डिफरेंट पॉपुलेशन में एक ही कंस्ट्रक्ट का मूल्यांकन करती है और इस प्रकार मापन इनवेरियंस या मेजरमेंट इनवेरियंस के अजम्पशन को इंश्योर करती है। इसमें इसकी जांच के लिए जिन तकनीकों की चर्चा की गई है उसमें मल्टी ग्रुप कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस, आइटम रिस्पांस थियरी द्वारा प्रपोज्ड एक मेथड है जिसे डिफरेंशियल आइटम फंक्शनिंग कहते हैं, उसका यूज, और मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग मेजरमेंट इनवेरियंस को असेस करने के लिए वैल्यूएबल वेज हो सकते हैं। ये मूल्यवान रास्ते हो सकते हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद मित्रों, अगर लार्ज सैंपल पर आपने अध्ययन के दौरान एक बड़े सैंपल पर अध्ययन किया है या आपके पास लार्ज सैंपल है, तो उसके लिए नॉर्म भी आप डेवलप कर सकते हैं। क्रॉस कल्चरल वैलिडेशन स्टडीज के मार्फत सांस्कृतिक संदर्भ में उसकी वैधता या वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। आखिर में जो एडॉप्टेड इंस्ट्रूमेंट है, जो अनुकूलित उपकरण है, उससे संबंधित मैनुअल या अन्य डॉक्यूमेंट्स डेवलप किए जाने की आवश्यकता होती है, जिससे इंस्ट्रूमेंट के यूजर्स उसका ठीक ढंग से उपयोग कर सकें। मैनुअल में उस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इसके साथ ही इंटरप्रिटेशन, समराइजेशन ऑफ नाम्स, इक्वेटिंग माने तुलना संबंधी वो आंकड़े जो इक्विवेलेंस को शो करते हैं अगर कोई है, रिलायबिलिटी एनालिसिस, वैलिडिटी एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायसेस से जुड़ी इंफॉर्मेशन भी दी जानी चाहिए। तो डिफरेंट स्टेप से गुजरते हुए किसी टेस्ट का अनुकूलन हम करते हैं, उसका एडाप्टेशन करते हैं, जिसमें हम न्यू लैंग्वेज में ओरिजिनल स्केल का ट्रांसलेशन करते हैं, ओरिजिनल भाषा से टारगेट लैंग्वेज में उसको रूपांतरित करते हैं, फिर रूपांतरों की वर्जन्स की सिंथेसिस,
से लेकर के बैक ट्रांसलेशन तक करते हैं। उसके बाद उसके आइटम एनालिसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी इस्टेब्लिश करते हैं और उसमें जिस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज होता है उसका भी जिक्र हमने किया और बताया कि किस तरह से डिफरेंट स्टेजेस से गुजरते हुए हम किसी टेस्ट का एडाप्टेशन करते हैं। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया अभी तक, लेकिन एक बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने पहले भी चर्चा किया था कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ में आजकल एकेडमिशियंस की रुचि बढ़ी है। डिफरेंट कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में एडाप्टेड और वैलिडेटेड इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ बढ़ा है, उसकी मांग बढ़ी है। उसके लिए क्वालिटी के और सुइटेबल इंस्ट्रूमेंट चाहिए और जहां तक दूसरे कल्चर के लिए इंस्ट्रूमेंट को एडाप्ट करने की बात है तो एकेडमिक वर्ल्ड में उसके महत्व को पहचानते हुए रिसर्चर्स ने यह भी संकेत दिया है कि इस फील्ड के अधिकांश रिसर्चर्स को यह बात जान लेनी चाहिए कि जो भी रिसर्च हो रहे हैं वो अमान्य है, क्योंकि जो भी टेस्ट एडाप्ट किए गए हैं उसमें ट्रांसलेशन करके और उसके एडाप्टेशन करने की प्रक्रिया के जितने स्टेप्स हैं उससे हम नहीं गुजरते हैं। प्रक्रिया अगर एडिकेट नहीं होगी तो टेस्ट भी उचित नहीं होगा, टेस्ट भी उपयुक्त नहीं होगा। और सामान्यतः यह देखा गया है कि ज़्यादातर रिसर्चर्स ट्रांसलेशन स्वयं कर लेते हैं और वे केवल अपने द्वारा किए गए बैक ट्रांसलेशन पर पूरा भरोसा रखते हैं, जिसमें एडाप्टेड वर्जन और ओरिजिनल वर्जन के बीच केवल डिग्री ऑफ सिमेंटिक इक्विवेलेंस को एनालाइज किया जा सकता है या किया जाता है। बाकी प्रक्रिया से रिसर्चर नहीं गुजरता है, जिसके चलते एक ऐसी स्थिति पैदा होती है कि क्रॉस कल्चरल स्टडीज में रिलायबल रिजल्ट्स, वैलिड रिजल्ट्स प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए जो भी साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के एडाप्टेशन से रिलेटेड गाइडलाइंस सुझाई गई हैं, जो भी स्टेप्स बताए गए हैं, उन स्टेप्स का अनुसरण करते हुए हमें किसी भी टेस्ट का एडाप्टेशन करना चाहिए, तभी हम क्रॉस कल्चरल स्टडीज में रिलायबल और वैलिड रिजल्ट्स पा सकें। आपके सामने हमने क्रॉस कल्चरल एडाप्टेशन ऑफ साइकोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक डिस्कस किया। आपने धैर्यपूर्वक सुना। आशा है आप इसे फायदा उठाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आगे किसी वीडियो लेक्चर के साथ किसी नए विषय पर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।